बेहतर एक ऑप्शन रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखो राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। टू ओपन कास्ट वर्किंग, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, लेकिन सवाल इसलिए मैं दे देता हूं आप लोग को इस तरह का, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बार आप लोग बोलते हो ना कि सर ऐसा सवाल तो पढ़ा ही नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरी में लिखाना पड़ रहा है। क्या आंसर होगा? 15 मीटर। दो ओपन कास्ट जब वर्किंग चलता है ना, तो दोनों का बीच का दूरी कितना होता है? 15 मीटर। क्यों होता है? क्योंकि बाउंड्री से, जैसे मान लो कॉमन बाउंड्री तो 7.5 मीटर ये रहेगा पीछे, और दूसरा माइन 7.5 मीटर ये पीछे रहेगा, तो इसका डिस्टेंस 7.5, इसका 7.5, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 15 मीटर। तो इसीलिए बाउंड्री से चूंकि दूरी क्या होता है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए माइन इज 15 मीटर। इसमें आप तर्कपूर्ण लिख सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंस द डिस्टेंस ऑफ ओपन कास्ट माइन फ्रॉम बाउंड्री इज 7.5 मीटर। बाबू देखो क्या बोले, हम बोल रहे हैं ना कि माइंस का बाउंड्री से, ओपन कास्ट माइंस का बाउंड्री से, तो माइंस का जो दूरी होता है ना 7.5 मीटर होता है। इसीलिए दो अगर माइंस रहेगा तो बीच में बाउंड्री ये है, और एक ओपन कास्ट इधर और एक ओपन कास्ट इधर, तो इसका दूरी होगा 7.5 मीटर और इसका दूरी होगा 7.5 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 15 मीटर। इसीलिए 15 मीटर है। ये 7.5 होता है और ये 7.5 होता है, तो दोनों मिलाकर 15 मीटर होगा। यही बात को यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर दिए हैं। तो साथ में एक के साथ दो सवाल आपका हो गया कि दूरी बाउंड्री होता है 7.5 मीटर और ऐसा दूरी होता है 15 मीटर। लिखो हुज परमिशन रिक्वायर्ड। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, लिखो हुज, किसका परमिशन चाहिए? हुज परमिशन रिक्वायर्ड, किसका परमिशन का जरूरत पड़ता है? ठीक है, हुज परमिशन रिक्वायर्ड, किसका परमिशन चाहिए? अब कंडीशंस क्या है दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंडीशंस नंबर ए नंबर कंडीशन, किस कंडीशंस में बात करेंगे बाबू? कंडीशंस नंबर ए रिलेटेड टू बेंच। ठीक है, दैट इज द हाइट विथ एंड स्लोप एंगल। ठीक है, रिलेटेड टू, अच्छा एक काम करते पहले लिखते हैं रिलेटेड टू माई, एक मिनट रुको, यहाँ पहले लिखो रिलेटेड टू, ध्यान से, रिलेटेड टू माइन बाउंड्री, माइंस का बाउंड्री रिलेटेड है। ठीक है, बाउंड्री, तो माइंस का बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी परमिशन होगा ना बाबू, तो उसका परमिशन सीआई साहब देते हैं। कौन देता है? चीफ इंस्पेक्टर। और अगर मान लो, ठीक है, रिलेटेड टू, अगर आपका परमिशन चाहिए किससे संबंधित? रिलेटेड टू क्या? रिलेटेड टू, ठीक है, माइंस का कौन सा? रिलेटेड टू बेंच, बेंच से संबंधित आपको परमिशन चाहिए। किस किस बारे में? मान लो बेंच का हाइट, ठीक है, बेंच का हाइट कम, ठीक है, आपका हाइट हो सकता है, विड्थ हो सकता है, विड्थ से आपको रिलेटेड परमिशन चाहिए, विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, और स्लोप एंगल, इसका परमिशन देता है स्लोप एंगल, इसका परमिशन कौन देता है? इसका परमिशन अगर आपको चाहिए, इसका परमिशन देता है आरआई, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन मिलता है। ध्यान से बाबू नोट कर लो, ये सारे सवाल छूटे हुए थे, मैंने नहीं पढ़ाया था, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट करते चलो। कल रात 8 घंटा पढ़ा। परनम लिखा है सर कल रात 8 घंटा पढ़े हैं, अभी तक लाइफ में पहली बार सेल्फ स्टडी इतना ज्यादा। बाबू अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं बोलो जीवन में? मेरे साथ जुड़ोगे ना, सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि आपको मजा आएगा। बैक फिलिंग आज का टॉपिक है, राहुल रिक्लेमिनेशन आज का सेम टॉपिक है, बैक फिलिंग रिक्लेमिनेशन, गार्लैंड ड्रेन सेम टॉपिक है। आज सिर्फ क्लास करो, आपको समझ में आएगा, है ना? आप क्लास करो, आपका जीवन को नहीं बदल दिया मैं ना, तो फिर आपको बोलना। मेरा काम ही यही है, आपका लाइफ को बदलना, और कुछ नहीं। आप जो सोचते हो ना, आपको सोचने का टेक्निक्स को बदलना, आपका काम करने के स्किल को आगे बढ़ाना, आपके एरर को कम करना, ही मेरा काम है। बाद बाकी रिजल्ट तुम खुद करेगा यार, उसमें हमको कुछ नहीं, बस मुझे सिर्फ बता देना है कि आपको क्या करना। आप लोग आप कमी देखो, मेन बात ना स्टूडेंट्स में कमी नहीं होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, आप देखो ना, आप सिर्फ जुड़े रहो ना, आप देखो कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो याद रखना कि यदि माइंस का बाउंड्री से रिलेटेड अगर चेंज हो रहा है ना, तो उसका परमिशन कौन देता है? सीआई साहब से लेना होता है, चीफ इंस्पेक्टर के पास नोटिस देके बताना होता है उनको। और यही वाला नोटिस अगर मेरा बेंच का हाइट विथ स्लोप एंगल, इनसे सारा परमिशन और इसका जरूरत पड़ता है, तो किसका चाहिए? उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना होता है। रीजनल इंस्पेक्टर इनके बारे में बताते हैं और इनसे सारा चीज होता है। देखो हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग फेस ड्रेसिंग शैल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है सवाल नंबर 3 में?
सवाल नंबर 3 बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम हाउ मच हाउ मच डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग फेस वर्किंग वर्ड मिसिंग हो रहा था सोच रहे थे क्या है उसमें वर्किंग फेस वर्किंग ओपन कास्ट फेस लिखो ओपन कास्ट फेस ठीक है ड्रेसिंग शैल बी डन देखो ओपन कास्ट में भी ना ड्रेसिंग होता है आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रेसिंग होता है बापू जैसे आप देखते हो फेस किसको बोलते हैं हम लोग तो आप याद करो फेस हम लोग इसको बोलते हैं ना ये मेरा फेस कहलाता है FACE तो फेस में मान लो फेस इतना स्मूथ बना दिए ऐसा थोड़ी ना होता है यार रियल में फेस कैसा होता है पता है ऐसा होता है ऐसा करके होता है फेस ऐसा दिखता है फेस पता है रियल में ऐसा दिखता है हम लोग बनाते हैं ऐसा लेकिन होता है ऐसा कुछ अड़खा इधर निकला हो कुछ क्रैक्स ऐसा कुछ ऐसा करके क्रैक्स निकला हो ऐसा करके होता है तो ये जो फेस आप देख रहे हो ना जो साइड वाला पत्थर है ना, इसको ड्रेसिंग करना होता है इसको क्या करना होता है ड्रेस करके गिराना होता है तो ड्रेस करने के लिए आदमी वो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम नहीं होता है कि तुम ले जाओगे उसको बंटन से ड्रेसिंग करोगे है ना उसके लिए क्या होता है यहाँ पे एक मशीन जो मशीन हम लोग चलाते हैं ना फेस में सोवेल उसी के जरिए यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है ना उसी मशीन के जरिए क्या होता है यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है इस तरह से इसको इस तरह से ड्रेसिंग करते हैं तो कितना मीटर डिस्टेंस से ड्रेसिंग करेंगे हम लोग ये जो मशीन इसको ड्रेसिंग करके गिराएगा ना फेस को ड्रेसिंग करेगा कितना मीटर दूरी से ड्रेसिंग करेगा ताकि कोई किसी को चोट घाट ना लगे किसी को नुकसान ना हो इसका आंसर होगा लिखो 5 मीटर कितना दूरी से एटलीस्ट ये मिनिमम है ठीक है एटलीस्ट है ना कम से कम 5 मीटर दूर ठीक है इस बात पे ध्यान देना कम से कम 5 मीटर दूरी से ड्रेसिंग करेगा फेस को ताकि क्या हो कि उस तरह का इस तरह का चोट घाट लगने से उसको नुकसान ना हो इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा ये ठीक है तो मोटा मोटी यहाँ पे आप ये सारे चीज लिख लिए ये हो गया सवाल ये हो गया 15 मीटर राइट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दो इसे बाबू इसको मिटा देता हूं इसको क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा नीचे लिखते हैं इसमें बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुम डायग्राम भी बनाएगा ना छोटे छोटे जो डायग्राम में बीच में जो बनाता हूँ तो जैसे क्लास एंड हो गया उसके बाद भी डायग्राम बनाओगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात और जैसे आप तुमको पता नहीं कि डायग्राम कब बनाना तो टाइम तुम लिख सकते हैं क्लासेस देखो कितना देरी चला उस हिसाब से टाइम को भी नोट करके तुम रख सकता है कि हाँ इस टाइम में ये डायग्राम था तो उसको बाद में उस टाइम पे ले जाके तुम वहां पे ठीक कर सकता है डायग्राम को बना सकता है क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है अब देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है राइट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट देखो राइट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट ठीक है फॉर बाउंड्री ओपन कास्ट व्हेन फेंसिंग इज व्हेन व्हेन लिखे हैं व्हेन फेंसिंग इज रिक्वायर्ड ठीक है जब आपको फेंसिंग करने का जरूरत है तो ऐसा आपको बताना है कि जो बिल्डिंग होगा ना बिल्डिंग से कोई भी माइंस का बाउंड्री ओपन कास्ट का बाउंड्री कितना मीटर के अंदर आने पर आपको फेंसिंग कर देना जैसे वो मान लो कि आपका ये क्या है बिल्डिंग है तो ठीक है ना ये क्या है बिल्डिंग है मान ले तो अरे यार कैसे डायग्राम बना दिया मान लो ये क्या बिल्डिंग है ठीक है और इधर में ओपन कास्ट मेरा वर्किंग आ गया तो ओपन कास्ट वर्किंग से ना ओपन कास्ट वर्किंग से कितना मीटर के अंदर आने पर उसको फेंसिंग कर देना होगा ठीक है फेंसिंग करके ताकि कोई उधर से उधर ना चला जाए है ना तो कितना मीटर इसका होगा जवाब आंसर लिख लो 15 मीटर अगर कोई ओपन कास्ट वर्किंग किसी बिल्डिंग घर के आसपास अगर 15 मीटर का रेडियस में आ जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं उसमें फेंसिंग कर देते हैं ताकि इधर से कोई उधर का ना हो ठीक है कभी भी ऐसा ना हो किसी का नुकसान ना हो 15 मीटर में लोग फेंसिंग कर देते हैं चलो हो गया जल्दी से नोट डाउन कर लो यार
लिखो नेक्स्ट, व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन? क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन? गार्लैंड ड्रेन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं और देखते हैं व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन। ये आप लोग नाम सुने होंगे अक्सर, गार्लैंड ड्रेन क्या होता है, गार्लैंड ड्रेन किसको बोलते हैं? तो इसका थोड़ा डिफाइन करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली डेफिनेशन ही है। इन ओपन कास्ट माइन ए ड्रेन इज ए मेड along the boundary of open cast। लिखो, इन ओपन कास्ट वर्किंग a drain is made along the boundary of open cast। ठीक है, a drain is made along the boundary of open cast for dewatering for dewatering during rainy season। ड्यूरिंग, मैं समझा देता हूं, ठीक है, इस समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो बाबू, जैसे मान लो कि जो ओपन कास्ट होता है, जैसा ओपन कास्ट आप लोग अक्सर देखे हो, मैं डायग्राम में स्केच करता हूँ, बेहतर होगा। चलो इस कलर से स्केच करता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक ओपन कास्ट है, ठीक है। तो ये ओपन कास्ट में क्या होता है ना, जो थोड़ा सा ओपन कास्ट को ढंग से बनाता हूँ ताकि थोड़ा लगे, इस तरह ओपन कास्ट होता है नॉर्मली, इस तरह। तो एक ओपन कास्ट ऐसा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ओपन कास्ट में ना, कि इसके चारों तरफ, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं ना, एक तो ड्रेन सिस्टम बना देते, एक तो ड्रेन बना देते, नाला बना देते। क्यों? देखो, जब तुम ओपन कास्ट में पानी आएगा कहीं से, ठीक है, तो नाला अगर रहेगा तो पानी क्या नाला में बहकर ही निकलेगा। और ऐसा तुम नाला नहीं बनाओगे तो पानी क्या हो, सीधा ओपन कास्ट में घुसेगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर मान लो तुम्हारा माइंस के चारों तरफ नाला नहीं बना हो तो पानी क्या होगा, सीधा तुम्हारा माइंस में जाएगा। लेकिन अगर तुम दिमाग से पहले एक नाला बना दो तो नाला में जाएगा पानी, और पानी इसी में बहता बहता जहां पर ढाल है उधर से निकल जाएगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट के बाउंड्री के अलग, बाउंड्री के चारों तरफ क्या करते हैं, लेके एक नाला हम लोग ट्रेंच कटिंग कर देते हैं, नाला बना देते हैं, ठीक है। अब इसी नाला के थ्रू क्या होता है ना, इसी नाला के थ्रू जो पानी होता है ना, और ये बाबू, ये जो नाला होता है ना, कोई छोटा मोटा नाला नहीं होता है, 2 मीटर 3 मीटर तक चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा नाला होता है। नाला मतलब में सोचो, घर का जो नाली तुम्हारा निकल रहा बगल में, उस तरह नहीं होता, बहुत चौड़ा नाला होता है। डिपेंड करता है माइंस का साइज कितना है। हम लोगों के जो अमलों में जो है ना नाला का जो साइज है, आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम उसका चौड़ाई होगा, हमको लग रहा है 10 से 12 फीट चौड़ा होगा। 3 मीटर तक चौड़ा है, 2.5 से 3 मीटर चौड़ा, इतना चौड़ा नाला है। इतना चौड़ा नाला का पानी उसमें फ्लो होते हुए क्या होता है, वो बाउंड्री से निकलकर बाहर जाता है। तो ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं गार्लैंड ड्रेन। ये क्या करता है, पानी क्या करता है, ये बचाता है। किस लिए बचाता है? तो रेनी सीजन में कोई बारिश का पानी हो तो इसी नाला से बहता बहता जहां पर ढाल मेरा जिधर होगा उधर निकल जाएगा, और माइंस मेरा क्या होगा, बारिश का पानी से बचा हुआ रहेगा। बाबू देखो, अब तुम बोलेगा सर ये तो माइंस खुला हुआ, इसमें पानी नहीं जाएगा क्या? तो इस पानी से ना उतना खतरा नहीं है। ये जो पानी यहाँ पर बारिश हो गई इस एरिया में ना, जितना पानी इस पे गिरेगा ना, उससे माइंस को उतना खतरा नहीं होता है। सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है पता है? जो आसपास का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, जब माइंस में घुसेगा ना, तो उससे जितना खतरा होगा ना, उतना इस एरिया में जितना इस पे जितना पानी गिरे उससे कोई खतरा नहीं। उसको तो 2 पंप चालू कर दोगे ना 1000 GP का, वो हमेशा सुखा देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं उस पानी का, बारिश का पानी का उतना का। लेकिन अगर ये पानी कहीं से घुस रहा है माइंस में, तो ज्यादा डेंजर है, तो ज्यादा खतरनाक, और इसको कंट्रोल कर पाना भी बड़ा टफ हो जाता है। एक बार पानी घुसना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उसको कंट्रोल करने में। तो हम लोग देखें इस चीज को माइंस में, तो दैट्स वाई, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या नाम है, उसको बोलते हैं गार्लैंड ड्रेन। और ये क्या करता है, माइंस के बाउंड्री के अलॉन्ग होता है, और ये रेनी सीजन में पानी मतलब पानी घुसने से बचाने का काम करता है माइंस में। इसके लिए इसका पर्पस यूज होता है। ये हो गया मोटा मोटा टॉपिक, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया सारा चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CMR 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीमा 2017 को बाद में लिखेंगे, पहले उससे पहले एक सवाल लिखना पड़ेगा। सवाल ये है, सवाल को ऐसे लिखिए या इसी को डायरेक्ट लिख दें, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, लिखो, इसी को लिखते हैं 6 नंबर। बहुत सारी चीज पढ़ा है इसलिए इसी को 6 नंबर में डालते हैं और इसी को कवर अप करते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है, देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ज्यादा मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लिखो, अकॉर्डिंग टू CMR कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है, द लिखो, द ओपन कास्ट माइन suitably reclaimed by, TA, suitably reclaimed by, किसके जरिए रिक्लेमिनेशन किया था? जो ओपन कास्ट माइंस होता है ना, तो CMR 2017 के अनुसार जो मेरा ओपन कास्ट माइंस होता है, ठीक है, तो उसको किसके जरिए, किस तरह से रिक्लेम्ड करने के लिए बोला गया, जो कि सुटेबल माना जाता है, किस तरह से रिक्लेम किया था। वो रिक्लेमिनेशन क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्लेमिनेशन। तो यही वाला मैं पहले सोचा था इस पॉइंट को लिखा दूं, तो रिक्लेमिनेशन क्या, तो थोड़ा समझ लेते हैं, लिखवाए नहीं तो समझा देते। देखो रिक्लेमिनेशन क्या होता है। रिकमेंडेशन बाबू क्या होता है ना, जैसे मान लो कि तुम क्या कि एक ओपन कास्ट माइंस बनाए, ठीक है, तुम तो ओपन कास्ट माइंस बनाया, अपना कोयला निकाला, जितना कोयला निकालना था निकाल लिया, और लास्ट में पूरा का पूरा जगह क्या क्या गड्ढा करके छोड़ के चला दिया, चल दिया अपना। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम तो कोयला निकाला, तुम कोयला निकालो, जगह छोड़ के चला गया। अब समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर है, इस जो ओपन कास्ट माइंस हम लोग खोदते हैं, इसमें सबसे पहला नुकसान क्या होगा, सबसे पहला नुकसान होगा कोई भी आदमी, कोई जानवर, कोई मवेशी, कोई गाड़ी, ठीक है, इस ओपन कास्ट वर्किंग में गिर सकता है, बाय एक्सीडेंटल इस जमीन पे गिर सकता है, उसको चोट घाट लग सकता है, उसका जान तक जा सकता है। पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान, इतना बड़ा जो जमीन था धरती को बर्बाद हुआ, क्योंकि ओपन कास्ट से तुम कोयला निकाला, जमीन को तुम वैसे छोड़ दिया। नुकसान नंबर 2। नुकसान नंबर 3, जो बारिश का सीजन होगा तो इसमें पानी जमा रहेगा, इस जमीन में हमें पानी जाएगा, तो जो एक जो लैंड का स्टेबिलिटी होता है, पानी का जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, उस पर एक इफेक्ट डालेगा ये। नुकसान नंबर 3। तो इस तरह से ना बहुत सारा नुकसान है इस जगह का। तो इसको बोलते हैं, नियम क्या बोलता है कि जैसे जमीन था ना पहले, आपको उसी तरह बना देना है। जो आपका ओपन कास्ट वर्किंग में आप जैसा बनाए थे, जैसा आपको सरकार दिया था, जैसा नेचर आपको दिया था, तो आप जब अपना काम खत्म कर लेते तो वापस आपको उसी तरह बना देना है जैसा इनिशियल कंडीशंस में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रिक्लेमिनेशन, मतलब रिक्लेम कर देना, वापस में इसको वैसे ही बना देना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्लेमिनेशन। तो बोलता है कि CMR के अनुसार कौन सा पद्धति है जो रिक्लेमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना गया है, कौन सा चीज को सुटेबल माना गया है, और उसी ऑपरेशन को बोलते हैं बैक फिलिंग। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, बैक फिलिंग। अब दूसरा सवाल यहां पर बनता है, व्हाट इज बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग क्या है, बैक फिलिंग बोलता है बाबू, जैसे बोलता है, जैसे मान लो कि तुम ओपन कास्ट चला रहे हो, सपोज मान लो आपको ओपन कास्ट माइंस, ऐसा करके ओपन कास्ट माइंस इतना बड़ा एरिया में, ठीक है, तो ओपन कास्ट माइंस जो होता है ना, इसको बोलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2 अंडरग्राउंड में, तो ओपन कास्ट माइंस में जो प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं पेज, क्या बोलते हैं इसमें, पेज बोलते हैं। एक पेज का परमिशन होता है, पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4, इस तरह मान लो 4 जोन है, तो इसमें 4 गो पेज होगा, पेज 1 पेज 2 पेज 3 और पेज 4, इस तरह 4 पेज में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब पेज 1 में तुम चलाए तो चलो ठीक है, इसका मिट्टी को लाके कहीं पे जमा किया, लेकिन जब तुम पेज 2 चलाओगे ना, तो नियम बोलता है कि इसी को मिट्टी से पेज 1 को तुम फिलअप कर दो। जब तुम पेज 3 चलाओगे तो पेज 3 का मिट्टी से तुम ओबी से पेज 2 को फिल करो, और पेज 4 जब चलाओगे तो पेज 4 से पेज 3 को फिल करो। इस ऑपरेशन से मतलब ओपन कास्ट को ओबी से ओपन कास्ट में भराई करना है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्लेमिनेशन। और ये जो भलाई तुम भर रहे हो ना, इसी मिट्टी से भर रहे हो, इसी को बोलते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग कुछ अलग नहीं होता, इसी मिट्टी से इसको भरने को बोलते हैं बैक फिलिंग, है ना। मतलब तुम एक तरह से ओपन कास्ट आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और पीछे तरफ तुम क्या कर रहे हो, अपना भरते हुए जा रहे हो। इस चीज को मैं आपको डिफाइन करके नहीं बता पा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप सुन के अपना कॉपी में लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखो वो थ्योरी क्लास नहीं,
हम लोग यहाँ एमसीक्यू की तैयारी कर रहे थे, एमसीक्यू पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हम लोग एग्जाम तो नहीं लिख रहे ना पेपर की ये, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके आपको अलग से लिखना पड़ेगा और वीडियो को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि रिकलेमिनेशन से बैक फिलिंग क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास किया। तो रिकलेमिनेशन का मतलब होता है कि जो ओपन कास्ट माइंस आप खोले, उसी जगह को आप जब आप जाके भर दिए तो उसको बोलेंगे रिकलेमिनेशन। ठीक है, अब ये जो रिकलेमिनेशन आप कर रहे हो ना, इसका कुछ और स्टेप्स होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। आप केवल बोलता है ना, नियम क्या बोलता है, थोड़ा सा और इसको हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट्स पर आगे बढ़ाते हैं। मान लो तुम इसमें मिट्टी भर दिया, ठीक है, मिट्टी भर दिया, तो मिट्टी भरने के बाद क्या जो जमीन पहले जैसा था क्या वैसा ही होगा? इट इज कभी पॉसिबल ही नहीं यार, कभी वैसा होगा ही नहीं। तो उसके लिए बोलता है ना कि जैसा जमीन था उसको पुनर्जीवित कीजिए आप पहले जैसा। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? तो बोलता है जो मिट्टी आप इसके टॉप में से हटाए थे ना, उस मिट्टी को लाके फिर से इसके ऊपर बिछाइए। अब मिट्टी बिछाने के बाद जो जो पहले वाला मिट्टी था, उस पहले वाला मिट्टी बिछाने के बाद आप इसको क्या कीजिए, इसको इसमें मिट्टी बिछाइए आप कुछ मतलब 0.5 to 1 to 2 मीटर, और उसके ऊपर क्या कीजिए, पेड़ पौधों को लगाइए। और पेड़ पौधे लगाने के बाद आप कुछ साल तक वेट कीजिए कि वो जो जमीन है ना वापस से वैसा बन जाए जैसा वो था, कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल तक। और उसके बाद फिर उस जमीन को फिर से वापस जो समाज सोसाइटी है नेचर उसको सौंप दीजिए, ताकि वो जमीन का फिर से यूज किया जाए। ये होता है कंप्लीट रिकलेमिनेशन का प्रोसेस। और हम लोग सिर्फ सोचते हैं रिकलेमिनेशन मतलब जो गड्ढा किया उसको भर दिया, वो रिकलेमिनेशन नहीं, वो सिर्फ बैक फिलिंग। तो रिक्लेमिनेशन अब बोलता है सीएमआर 2017 क्या बोलता है कि रिक्लेमिनेशन इज डन बाय बैक फिलिंग। ये सुटेबल मेथड है बैक फिलिंग, क्योंकि आपको क्या होता है इसके लिए आपको फिर से वेट नहीं करना होता, तुरंत तुरंत क्या करते हो उसको भरते जाते हो, आगे की ओर काम कर रहे हो, पीछे सबका रिक्लेम करते जा रहे हो, उस जगह को भरते हुए जा रहे हो। तो ये होता है मोटा मोटी। और यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला है बोले पेंच के बारे में, पेंच क्या होता है? तो माइंस का जैसे अंडरग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट चलाने का परमिशन मिलता है ना, उसी तरह इसमें पेंच का परमिशन होता है। पूरा ओपन कास्ट एक साथ परमिशन नहीं मिलता है। आप लोग लगता होगा कि ओपन कास्ट है तो एक साथ चलाने का परमिशन मिल के चलाई जा रहा है, चलाए, ऐसा नहीं होता है। उसका अलग अलग पेज होता है, तो उसी पेज में पर्टिकुलर काम होता है, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज का परमिशन मिलता है। और उसमें बहुत सारा क्लियरेंस लेना होता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस से लेकर ना डीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबसे परमिशन लेके काम करना होता है। आप सोचोगे कोल इंडिया तो सरकार का ही कंपनी है, सरकार के लिए कोयला निकाल रहा है, फिर परमिशन का क्या जरूरत है? परमिशन सब कंपनी को चाहिए, चाहे कुछ भी करो, बिना परमिशन का आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें जो कंडीशन है उस कंडीशन को मान के चलना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल पे बात करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आया कि नहीं? रिक्लेमिनेशन के ऊपर मैं एक बार डिटेल्स में क्लास ले लूंगा, थोड़ा अलग से क्लास लेना होगा उस पर, है ना। तो उस क्लास को लेके ना उसका जो नोट्स था ना मुझे मिला नहीं, लास्ट में बच्चों को पढ़ाया था जब आपका इसमें आने वाला था। ठीक है, तो अगर वो मिल जाता ना तो मैं अभी करवा देता रिक्लेमिनेशन के ऊपर, लेकिन वो मुझे मिला नहीं।